मुझे लगता है शायद स्लाइड दिख रही होगी सबको। और पहली स्लाइड है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे चर्चा करने के पहले मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये एक अवधारणात्मक चर्चा हम कर रहे हैं। और अवधारणात्मक या जो संकल्पनात्मक चर्चा होती है, जो कंसेप्चुअल डिस्कशन है, उसमें कंसेप्ट्स को शुरू से थोड़ा सा क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपसे, मैं एक प्रश्न आपके सामने छोड़ रहा हूं, और वो प्रश्न ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मौलिक अधिकार है और मानव अधिकार है। ये हम लोगों ने कई बार सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लॉ के लोग इसे जानते होंगे, बाकी लोगों ने चर्चा में भी सुना होगा। क्या मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में कोई अंतर है? और अगर इसको सप्लीमेंट्री प्रश्न बनाए इसको, तो मौलिक अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्या है? मैं चाहता हूं कि आरंभ में थोड़ा सा कोई अगर एक दो विद्वानों में से कोई अगर थोड़ा सा इस पे लाइट डाल सके कि मौलिक अधिकार क्या है और मानव अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार पे पहले कि मौलिक अधिकार क्या है, तो बस 1-2 मिनट में हम इस चर्चा को खत्म कर देंगे। बिना संकोच के अपनी बात रखें आप। मौलिक अधिकार क्या है? सर, मौलिक अधिकार बहुत प्राइमरी, जस्टिसेबल और संविधान का पार्ट होते हैं। इट इज अ पार्ट, दे आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मानव अधिकार बेसिकली दे आर बेसिक राइट्स, एंड उसको हम लोग ग्लोबल बोल सकते हैं। ग्लोबल। अच्छा गीतिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थोड़ा सा आप अंतर भी बता सकते हैं, दोनों एक ही बात है, अलग है दोनों? सर, मुझे लगता है कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा गीतिका जी। मौलिक यहाँ जो है मौलिक अधिकार, दैट इज वी कैन से इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट, हम कह सकते हैं। जी जी संजय। और जो ह्यूमन राइट्स जो है दैट इज नेचुरल राइट्स। इफ वन कैन बोर्न दे विल गेट डायरेक्टली। इट इज किसी को वो मतलब देने से नहीं होता है। उसका एक अपना वो, जिस तरह से उसको जीने के लिए इन्वायरमेंट, फूड और एक प्रॉपर टेक केयर चाहिए एक चाइल्ड को, दैट इज लाइक ए फ्रीडम। जो ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स में आता है तो दैट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, यस यस, बताइए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम 3 ऋणों को लेकर पैदा होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो जो देव ऋण है, प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, वो हमारे उपयोग के लिए है, सबके उपयोग के लिए है, वो जन्म से हमारे पास होना चाहिए। इसी तरह ऋषि ऋण ज्ञान का ऋण है, जो ऋषियों से हमने प्राप्त किया था, जैसे हमने प्राप्त किया अगली पीढ़ी को हम देते चले जाए। और पितृ में संतान की बात की जाती है कि हम एक संतान के रूप में उत्पन्न हुए हैं, तो हम दूसरी संतति भी इस पृथ्वी पर देकर जाए। तो इस रूप में हमें मौलिक अधिकारों को या मानवीय अधिकारों को देखना चाहिए। हाँ, तो अशोक जी थोड़ा सा जो है आपने जो एक दार्शनिक जो विचार दिया है, इसको कैसे आप मौलिक अधिकार के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं? मैं मतलब थोड़ा सा इसमें चाहता था कि आप बताएं कि ये जो 3 मानवीय अधिकार की बात कर रहा हूँ। मौलिक अधिकार तो जैसे संविधान की बात की गीतिका जी ने, संविधान प्रदत्त जो अधिकार आ गए उसको आपने मौलिक अधिकार के तहत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अतुल जी, मैं 3 ही सोच रहा था, लेकिन अतुल जी ने हाथ उठा दिया, बताइए। तो सर, क्योंकि ऐसे ह्यूमन राइट्स जो कहा, बीइंग ए ह्यूमन, उसके कुछ नेचुरल राइट्स हैं और उसको हर हाल में मिलना ही चाहिए। बट फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो गिवन बाय द स्टेट, और वो एक स्टेट बॉडी के द्वारा दिया जाता है, ना कि नेचुरली, और उसको कभी भी कंट्रोल भी किया सकता है। बट ह्यूमन राइट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कंप्लीट नेचुरल होता है। ओके, गुड गुड, ठीक है। कोई नई बात अगर कहना चाहते हो तो आप में से कोई कह सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको कैरी करता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत खुशी हुई मुझे जानकर। 4 दूसरा सर, एक चीज और मैं
ह्यूमन राइट्स जो होता है यूनिवर्सल होता है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो स्टेट सेंट्रिक या कहना रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। गुड गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, काफी बातें आई है और इससे मुझे भी कुछ ध्यान में आ गया है कि किस दिशा में चलने से ज्यादा ठीक रहेगा। तो सर कैन यू बी बाइलिंगुअल प्लीज, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल हिंदी समझ नहीं आती है। हाँ जी, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। तो आई स्टार्टेड विथ द conceptual contour that is there any difference between fundamental right and human rights, and in the beginning it should be very clear so that we can have a clarity on what is the meaning of freedom of speech and expression. So the question was raised and some of the learned participants have wonderfully answered the queries, and so I'm just carrying forward what they have said, and then I will just try to explain from my side what according to me is fundamental right and what according to me is a human right, and what is the difference between these two. And this difference is crucial in nature. This difference is substantive in nature. This difference is not type of difference which is in the periphery. This difference is in the central, because if we do not know the difference, a lot of confusion comes in our mind. Now, freedom of speech and expression, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये एक नेचुरल राइट है। बहुत लोगों ने कहा, बहुत अच्छा कहा। नेचुरल राइट क्यों है? नेचुरल क्यों है भाई? प्रकृति से मिल रहा है। प्रकृति से क्यों मिला है भाई? बच्चा जन्म लेता है, वो रोने लगता है, रोकर अपने को एक्सप्रेस करता है, अपने बात बताता है, मैं आ गया हूं दुनिया में, एक्सप्रेस करता है, और उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। बोलने के लिए हम उसको कोई दवा नहीं देते, हम उसे कोई ट्रेनिंग नहीं देते। अच्छा बोले बुरा बोले ये दूसरी बात, पर बोलना जो है उसके लिए हम उसको कोई अलग से उसके लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ते। हाँ, तो वो नेचुरल है, वो नेचुरल ही खुद बोलेगा वो, इसलिए हम कहते हैं नेचुरल है, प्रकृति प्रदत्त है। और यहीं से जो नेचुरल लॉ थ्योरी आती है, पॉलिटिकल साइंस में है, लॉ में भी है। थ्योरी क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता नेचुरल लॉ थ्योरी से आई है, नेचर ने दिया है। नेचर किसने बनाया? भगवान ने बनाया, डिवाइन। सो देयरफॉर इट इज अ डिवाइन राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ डिवाइन राइट। व्हाई? बिकॉज वी स्टार्ट स्पीकिंग बाय वर्च्यू ऑफ द ग्रेस ऑफ द गॉड। नोबडी ट्रेन्स अस, नोबडी गिव्स अस मेडिसिन, nobody chants something. Automatic it happens. So therefore God is here, which has given us this right. Therefore this is a natural right and this is a divine right. Now a child who takes birth in India, his child takes birth in Africa, he takes birth in America, she takes birth in UK, she takes birth in France or anywhere in this planet. He or she comes and he cries, and he then with the passage of time he starts speaking. So that's why it is not only natural and divine, it is universal also. Whole universe, one pattern, they start speaking. That is a divine right. Therefore freedom of speech and expression is a divine right, it's a natural right, it's a universal right, it's a God gifted right. And this is one reason Universal Declaration of Human Right, UDHR, a fundamental document of United Nations, one of the most important document, though not enforceable. UDHR is not enforceable, not binding, but one of the very fundamental document, a type of moral document. Under article recognizes it in 1948 as a under Universal Declaration of Human Right, freedom of speech and expression is a human right. When it recognizes it recognizes with restriction. Underline the word. It does not recognize right only, that freedom of speech and expression is a right. It recognizes it with restriction. It does not use the word natural, it does not use the word divine. This is our explanation. But it does uses the word universal in the Universal Declaration of Human Right, and freedom of speech and expression becomes universal in nature. Everyone, beyond country, beyond sex, beyond race, beyond religion, beyond anything, everyone has freedom of speech and expression. That is the command of Universal Declaration of Human Right, but with a big but. That what is that? It is with restriction. It is not that it is without restriction. So when some of us think that it is a natural right, it's the divine right, it is universal right, and no restriction can be there, let us come out of this confusion
there can be restrictions. Restrictions are not just posed by the state. Even the UADHR document itself has posed restriction on these rights. So this is why what we call is human right. Human rights are those rights which are recognized in international document. I think one of you has mentioned global right. They are global in nature. And it is provided in the international document. So where when we can see in the international documents, UDHR, ICCPR, and many documents of, they may be regional in nature, they may be bilateral in nature, they may be United Nations conventions, covenants, and others. So this is human right. It is a great discussion why the word human right is used. But I think we will lose something, but I just want to convey that the word human right is used because in the Western philosophy, initially, the men were considered to be better human beings than others. In the Western philosophy, women were not considered to be equal. I would say that everything was very good, excellent in India. I won't say like that. But then this was not the situation in Indian philosophy. We never treated, we did not thought that women and men, they are entirely different. But Western always thought. And this was one of the reasons that the women in Western philosophy, Western law, did not get many rights in the democratic countries. Take example of UK. 1920, UK women got their right to vote. Prior to that, 1920, they did not have universal right to vote like men. पुरुषों की तरह उनको वोट देने का अधिकार नहीं था. 1920 तक, 1940 तक उनको विश्वविद्यालयों में पढ़ने का उस तरह का अधिकार नहीं था जिस तरह पुरुषों को था. आपको ध्यान होगा फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ क्या है? फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ मेन. मेन वर्ड यूज हुआ है. यूडीएचआर जब बन रहा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वहां भी मेन वर्ड यूज हो रहा था. मेन वर्ड क्यों यूज हो रहा था? क्योंकि वो समझते थे वेस्टर्न फिलॉसफी वाले लोग कि जो मेन है उनको तो भगवान ने ज्यादा बेटर बनाया है वीमेन से. वीमेन आर द प्रोडक्ट ऑफ सेन. ये उनका आइडिया था. इट वाज हंसा मेहता फ्रॉम इंडिया. भारत से हंसा मेहता थी जिन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जब प्रिपरेशन चल रहा था तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन क्रिएट किया विद अनदर इंडियन वुमेन कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये मेन और वुमेन तो बराबर होते हैं, तो आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ मेंस राइट क्यों कर रहे हैं? ये तो ह्यूमन राइट होना चाहिए था. और उसके बाद उस स्ट्रॉन्ग एजम्पशन के बाद जो उन्होंने आगे बढ़ाया इंडियन फिलॉसफी से ओतप्रोत होकर, उसके कारण ये डॉक्यूमेंट बना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. मेन में भी बहुत सारे चीजें थी. स्लेव्स, दे वर नॉट इक्वल ह्यूमन बीइंग इन यूएस. यूके के बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं यूएस का. आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब 1791 में मौलिक अधिकार अमेरिका में आए, 1791 में प्रथम 10 संशोधन हुए जिसमें कि मौलिक अधिकारों को डाला गया, मौलिक फंडामेंटल राइट्स वर इनकॉर्पोरेटेड. इक्वलिटी वाज नॉट देयर इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. एक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बड़ा आइडियल समझते हैं, बड़ा डेमोक्रेटिक समझते हैं, बड़ा लिबरल समझते हैं, उसी को देखते हैं, स्पेशली जो कई इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया में, वो यूएस के डॉक्यूमेंट से ही बहुत सब कुछ लेना चाहते हैं. हमको जान के आश्चर्य होगा कि शुरू में फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी नहीं था उसमें. क्यों नहीं था? क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि जब हम फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी देंगे तो जो स्लेव्स हैं वो भी तो मेरे साथ ही बैठेंगे, वो मेरे साथ खाना खाएंगे, मेरे साथ घूमेंगे, मेरे साथ चलेंगे. Oh my God, equality is a dangerous concept. No. इसलिए इक्वलिटी का कंसेप्ट शुरू में फंडामेंटल राइट के रूप में वहां नहीं आया, जो बाद में 1850 के बाद इक्वलिटी का कंसेप्ट जो है 1865-67 के आसपास वहां पर इनकॉर्पोरेट हुआ. इस पूरे डिस्कशन का जो निचोड़ क्या है, what is the cream of this discussion? That in the Western philosophy there were various categorization of human being. There were hierarchy of human being. ये बड़ा है, ये छोटा है, ये पुरुष है, ये स्त्री है,
भगवान ने जो डिस्क्रिमिनेशन किया है वो तो किया है, पर इसके बाद भी भगवान ने चूंकि किया है तो दूसरा जो है पहले से छोटा है। ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू से ही था रहा, जो बाद में धीरे धीरे करके खत्म हो गया, और बहुत खुशी की बात है। तो therefore the word human rights, because they wanted to make it very clear that all human are equal, all human are equal. Now I'm coming to fundamental right. Fundamental right part. What is a fundamental right and how is fundamental right a different? Fundamental right कैसे अलग है? फंडामेंटल राइट के बारे में हम कह सकते हैं, ध्यान रखना है, फंडामेंटल स्लाइड्स मूव नहीं हो रही है सर। अभी मैं मूव नहीं कर रहा हूं, धन्यवाद। ओके अभी मूव नहीं कर रहा हूं। फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट का मतलब क्या? मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार। मूलभूत का मतलब ये तो है ही कि वो हमारे जीवन के लिए मूलभूत है, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे जीवन के लिए मौलिक है। ये बात तो बिल्कुल सही है, पर इसके बाद भी मौलिक अधिकार का एक रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग है। जैसा आप में से कई लोगों ने मुझे बताया भी कि ह्यूमन राइट एक ब्रॉड मीनिंग है, फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग है। बिल्कुल सही बात कही। फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर फाउंड इन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में दिया गया है, इसलिए भारत का संविधान चूंकि फंडामेंटल है, लॉ है, इसलिए ये राइट कैसे है? फंडामेंटल राइट है। इस कॉन्स्टिट्यूशन से अलग जो राइट है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। एक बात तो ये समझ लेना। दिस इज सेकंड थिंग दैट वी शुड कम आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन। पहला क्या था? पहला था ह्यूमन राइट्स आर natural rights, divine right, universal right, great right, but they are not without restrictions. They are with restrictions, and I shall discuss what are those restrictions. Similarly, जो fundamental right है वे केवल कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर भी हमें बहुत सारे राइट हैं। हमारे पास नैतिक अधिकार है, हमारे पास धार्मिक अधिकार है, हमारे पास कस्टमरी राइट है, हमारे पास लीगल राइट भी है। हम और आप शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते यूजीसी के अंतर्गत हमें कुछ राइट्स मिली हुई है। यूजीसी ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें दे रखा है। एचआरडीसी के लॉज है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लागू होते हैं उनके ऊपर। जो स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स लागू होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में है प्राइवेट सेक्टर के रूल्स लागू होते हैं। वहां भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली राइट्स हैं। दे आर नॉट फंडामेंटल राइट। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। So what is fundamental right? Fundamental rights are only those rights which are found in the Constitution of India. But again, there is a catch. And what is that catch? In the Constitution, there are various rights. Right to property भी Constitution में दिया गया है। There are many other rights which are provided in the directive principles of the state policy. क्या वो भी फंडामेंटल राइट है? The answer is no. आप अगर इलेक्शन कमीशन चैप्टर में चले जाएंगे, वहां हमें वोट देने का राइट लिखा हुआ है। क्या वोट देने का राइट फंडामेंटल राइट है? इंटरप्रिटेशन के थ्रू आ सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तो कहा गया है कि राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट। Yes, I agree completely. Sir, I believe voting is our liability, not a right. Because we are giving our, because we cannot. Because we if we will not give vote, we can take the vote for ourselves, but we are giving for somebody, so it's our liability, not a right in literal sense. Voting is both a right and a duty. Okay. ठीक है। चलिए हम उस पर बाद में आएंगे, अगर मौका मिलेगा तो उस पर आएंगे। ठीक है, मैं ये निवेदन कर रहा हूं आप सबों से कि फंडामेंटल राइट के कंसेप्ट को समझने के लिए ध्यान रखना है कि एक तो फंडामेंटल राइट्स कहीं भी नहीं है, ये केवल संविधान में, और संविधान में भी हर जगह नहीं है। 1 से शुरू करके 395 तक अनुच्छेद है, 1 to 395। उसमें इलेक्शन कमीशन चैप्टर में राइट्स है हमारे पास। 301 to 308 भी कई राइट्स है हमारे पास। 300 कैपिटल ए जो है वहां पर राइट टू प्रॉपर्टी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी हमारे पास राइट्स है, बहुत जगह राइट्स हैं। क्या ये राइट्स फंडामेंटल राइट्स हैं? आंसर इज नो, दे आर नॉट फंडामेंटल राइट। देन व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स आर ओनली दोज राइट्स
which are provided in part 3rd of the Constitution. Which part of the Constitution? Part 3rd of the Constitution. Not in part 4 of the Constitution, not in part 5 of the Constitution, not in part 6 of the Constitution, not in any other part of the Constitution, not in part 2 of the Constitution, जहां citizens के बारे में चर्चा की गई है, वहां जो राइट दिए गए हैं वो भी राइट है. They are constitutional right, but they are not fundamental right. Fundamental rights are only those rights which are provided under part 3rd of the Constitution. एक तो उसका ये टेस्ट हो गया. और दूसरा टेस्ट क्या है? दूसरा टेस्ट उसका फंक्शनल टेस्ट है. ये कंसेप्चुअल टेस्ट हो गया, ये आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट हो गया. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फंडामेंटल राइट कोई है कि नहीं? पार्ट 3rd में है तो फंडामेंटल राइट है. और दूसरा क्या तरीका है? क्या ऐसे राइट के वायलेशन के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? क्या ऐसे राइट के वायलेशन के लिए आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं? सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं. अगर जा सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट है. सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 में, ये फंडामेंटल राइट है. हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं अंडर 226 फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ रिट्स, तो ये फंडामेंटल राइट है. अदरवाइज ये राइट कोई और राइट्स हो सकते हैं, कोई और राइट हो सकता है वो, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है. तो हम जो है इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करके यहां से चलेंगे. और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे अभी आप पूछ ले कि फंडामेंटल राइट वो राइट है जो किसी ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं, यूडीएचआर में दिया गया, आईसीसीपीआर में दिया गया है, वो उसका करेक्ट टेस्ट नहीं है. करेक्ट टेस्ट क्या है? करेक्ट टेस्ट ये भी नहीं है कि वो किसी भी पार्ट में दिए गए हैं संविधान में. करेक्ट टेस्ट क्या है? करेक्ट टेस्ट है कि क्या वो पार्ट 3rd में अवेलेबल है. और थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि क्या वो ऐसा राइट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन से दिया है, जो भले ही मेंशन्ड नहीं हो पार्ट 3rd में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है. जैसे राइट टू एनवायरमेंट. राइट टू एनवायरमेंट फंडामेंटल राइट डॉक्यूमेंट में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है आर्टिकल पार्ट 3rd में कि राइट टू एनवायरमेंट एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट वो है, एसेंशियली फंडामेंटल राइट है. राइट टू प्राइवेसी पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 12 से शुरू करके आर्टिकल 35 तक है, इस बीच में कहीं भी राइट टू प्राइवेसी नहीं. Am I back? Because I think I was little disconnected. Yes, sir. I think. Yes. Yes, sir. But I think the slide is gone. Yes, sir. Slide is gone. Slide is not visible. No. It has gone. That is what I told you, that this limitation is there of internet. But I think we can come over this limitation. Okay. तो फंडामेंटल राइट कौन से राइट्स होते हैं? जो कि पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, किसी और पार्ट में नहीं. पहली बात बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है. अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, फंडामेंटल राइट नहीं है. इलेक्शन कमीशन चैप्टर में है, फंडामेंटल राइट नहीं है. प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में फंडामेंटल राइट नहीं है. किसी और जगह है, फंडामेंटल राइट नहीं है. फंडामेंटल राइट केवल तभी है जब पार्ट 3rd में वो है, पार्ट 3rd में है वो, और या सुप्रीम कोर्ट ने उसको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत किसी आर्टिकल में, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, आर्टिकल 25 के अंतर्गत, आर्टिकल 29 के अंतर्गत उसको फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज्ड कर लिया है. केवल वो तभी फंडामेंटल राइट है. तो ये दो जरूरी बातें हम शुरुआत से कह रहे थे. तो फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में क्या फर्क हो गया? फर्क ये हो गया, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, but not vice versa. Underline this, please write down somewhere. All fundamental rights are human rights, but all human rights are not fundamental right. All fundamental right, Article 14 fundamental right है. 14 का ग्रुप है, 14, 15, 16, 17, 18. उसके 19, 20, 21, 21A एक ग्रुप है. उसके बाद 22, 23 एक ग्रुप, 22 तक है. उसका 23, 24 एक ग्रुप है. ये सब फंडामेंटल राइट है. ये सारे ह्यूमन राइट है. क्यों ह्यूमन राइट है? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ डॉक्यूमेंट में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है. लेकिन ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट. क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट में रिकॉग्नाइज है, लेकिन हमारे यहां फंडामेंटल राइट में रिकॉग्नाइज नहीं है. पार्लियामेंट चाहे तो अमेंडमेंट करके उसको डाल सकती है, जैसे 21A को डाल दिया गया, राइट टू एजुकेशन को डाल दिया उन्होंने. वो चाहे तो डाल सकती है, पर जब तक नहीं डाले जाते हैं वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है. तो फंडामेंटल राइट का हम लूज सेंस में यूज नहीं करेंगे. यस, देयर इज सम क्वेश्चन आई थिंक. यस, बताइए. आई एम रियली सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग इन द मिडिल, बट मुझे ये पूछना था, जी, इन फंडामेंटल राइट्स वी आल्सो हैव प्रिवेंटिव डिटेंशन. या प्रिवेंटिव डिटेंशन आल्सो ह्यूमन राइट, a fundamental right is human right. अब
सर इससे रिलेटेड एक बात और मैं पूछ लूं ताकि क्लेरिफिकेशन हो जाए, क्या मैं पूछ सकता हूँ? यस जरूर पूछ लीजिए। मैं सर ये भी बात जानना चाहता हूँ कि राइट क्या है। दिस इज आल्सो मेंशन्ड इन द पार्ट 3, दिस इज मेंशन्ड इन पार्ट 3, बट राइट क्या नहीं है, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मैं देखता हूँ वो लिस्ट लगता है कि ये फंडामेंटल मतलब राइट क्या नहीं है उसके भी डिटेल उसी में है। आप इस पे जरूर जरूर, ठीक, बहुत अच्छी बात। एक चीज है, कैन वी टेक क्वेश्चंस एट द एंड? कैन वी टेक क्वेश्चंस एट द एंड? अदरवाइज बीच में इंटरप्शन बड़ी हो जाएगी। कैन वी टेक क्वेश्चंस एट द एंड? नहीं कोई बात नहीं, ठीक है श्वेता जी आने दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, मुझे दिक्कत नहीं होगी, आने दीजिए क्वेश्चंस आप, ठीक है। ठीक है। नाउ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में बात कही गई है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22 of the Constitution, and it is also provided under Schedule 7, और ये ह्यूमन राइट्स भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों में रिस्ट्रिक्शंस है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज ए लॉ ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडीड। तो क्या ये ह्यूमन राइट है, आपका क्वेश्चन है? सभी फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट है, पर क्या ये अनरिस्ट्रिक्टेड है? कोई भी राइट अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सारे राइट्स रिस्ट्रिक्टेड राइट्स है, ठीक है। यहां से मैं अगले बिंदु पे बढ़ रहा हूं, और जो क्वेश्चन है उस पर मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। पर क्या फिलॉसफी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की क्या जरूरत है, क्या होना चाहिए, क्या संविधान को उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्यों जरूरत पड़ी इसको रिकॉग्नाइज करने की? बहुत सारी थ्योरीज इसकी दी जा सकती है, और मैं इसकी 5 थ्योरी दे रहा हूं, 5 थ्योरी आपके समक्ष रख रहा हूं। अगर आप इस पे कुछ पढ़ना चाहते हो तो एरिक बेरेंडेट, BARENDT, ERIC BARENDT बेरेंडेट की एक बुक है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 2005 की। उसमें मैंने कुछ कारण दिया है, उसमें इन्होंने कुछ कारण दिया है, उसमें से कुछ कारण को मैं समराइज कर रहा हूं आपके सामने कि क्या कारण है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, क्यों होना चाहिए। फर्स्ट है, स्लाइड मूव की है मैंने, स्लाइड मूव कर दी है, व्हाई फ्री स्पीच। टू इन्वेस्टिगेट ट्रुथ, सच्चाई का पता करना। सच्चाई का पता कैसे चलेगा? हमारे घर में 2 बच्चे हैं, आपस में लड़ाई कर ली, छोटा बच्चा रोते हुए आ गया। छोटे बच्चे का रोना देखकर हम सब दुखी हो जाते हैं, बोला दीदी ने मार दिया, भैया ने मार दिया। हमने भैया को बुलाया, एक छापड़ मार दिया। We did not investigate the truth. सच्चाई क्या है? जब आप पूछेंगे, आप एक जो भी सिंसियर गार्जियन होते हैं, सारे सिंसियर गार्जियन है, वो पूछते हैं अच्छा बेटा बताओ क्यों मारा, दीदी ने मारा या भैया ने मारा? वो कुछ नहीं बता। आप पनिश करने के पहले बच्चे को पूछते हैं, उसको देते हैं, चांस देते हैं कि बताओ अपने बारे में। बताता मैं पढ़ रही थी, मैं पढ़ रहा था, और मेरी जो फेयर कॉपी, मेरी फेयर कॉपी के ऊपर इसने जो है अपने ड्राइंग बना दी, इसने मेरे पन्ने फाड़ दिए। उसको अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसकी रेस्पेक्ट की, उसकी बात पूछा उससे, दूसरे पक्षकार से, टू इन्वेस्टिगेट ट्रुथ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट ट्रुथ। सच्चाई क्या है? कोई व्यक्ति रोते हुए आ गया, दुखी आ गया, जोर जोर से बोलने लगा, चिल्लाने लगा, प्रोटेस्ट करने लगा कहीं पर, का मतलब ये नहीं है कि वो एग्रीव्ड पार्टी है, वो विक्टिम है, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसके पीछे कुछ रीजन हो, कुछ जस्टिफिकेशन हो, उस जस्टिफिकेशन को जानना। फ्री स्पीच इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट ट्रुथ, दिस इज फर्स्ट रीजन। सच्चाई का पता नहीं चलेगा अगर फ्री स्पीच नहीं होगी तो। कोई बड़ी से बड़ी घटना हो गई हो, बड़ी से बड़ी गलती हो गई हो, इसके बाद भी दूसरे पक्षकार से पूछना चाहिए, तभी आपको सच्चाई का पता चलेगा। दूसरा क्या है? दूसरा उसकी थ्योरी है सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। Now, what is this citizen participation in democracy? Democracy is for the people, by the people, of the people, for this purpose. We have elected our representatives. हमने इलेक्ट करके उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेज दिया है, वो करेंगे काम अपना। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए बना के भेज दिया है। अभी 5 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, हम अपना डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन करेंगे, हम अपना वोट डाल देंगे। परसों से वोट हो रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जहां भी आप लोग हैं अपना, अगर आप हैं उस एरिया में तो जरूर वोट दें। आप पार्टिसिपेशन करेंगे, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो रहा है। दिस इज नॉट ओनली डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इट इज इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन।
A democracy does not mean only electoral democracy. A democracy means a vibrant democracy, a participative democracy. There is a difference between a participative democracy and electoral democracy. Participative democracy में क्या करते हैं? हम पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में। आप लॉ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी एंड द पावर टू मेक लॉ, वो लॉ बना सकते हैं, दे कैन पास देयर लॉ। पर अब क्या है, अब क्या होता है, सारे लॉ जो बनते हैं बनने के पहले वो अपलोड कर दिए जाते हैं, जनता से राय मांगी जाती है कि आप भी राय दीजिए। अब देखिए, वन स्टेप फर्दर, आवर रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑलरेडी देयर, but we say that despite the fact that our representatives are there, we want participative democracy. Freedom of speech and expression is required so that we can give our comments on bill, our comments on the decision of the government. गवर्नमेंट हमसे पूछ के डिसीजन लेगी, पार्लियामेंट में लेगी, एग्जीक्यूटिव लेवल पर लेगी, लेकिन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे पूछेगी। और इसलिए जो डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, तो when the government takes decision, we give our dissent, we give our support, and that way the government amends their decision. So citizen participation in democracy is not possible without free speech. It will make the democracy mere electoral democracy. Third is right to self-development. Freedom of speech and expression is required for self-development also. Self-development मतलब अपनी डेवलपमेंट के लिए। अभी तो हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट के लिए, अभी हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रुथ के लिए। Self-development. We write diaries. Why do we write diaries? We write diaries for our self-satisfaction. हम सिंहावलोकन करते हैं दिन भर में क्या किया, पिछले एक महीने में क्या किया, एक साल में क्या किया, ये गलती हो गई, ये अच्छाई हो गई, इससे मिले, इससे नहीं मिले, वो अच्छा है, ये बुरा है, हम अपनी डायरी में लिखते हैं। किसी को बताने के लिए नहीं लिखते हैं, चुपके से डायरी में लिखते हैं, लिखकर अपने पास रख देते हैं। These days, even 12 years, 13 years old children are writing diaries. चुपके से अपनी डायरी बना करके चिपका के रख देते हैं। Freedom of speech and expression is for self development. हम ट्विटर पे लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, कई बार हम अपने डेवलपमेंट के लिए लिखते हैं। वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। Then the fourth is the most important I would say, the oxygen for a democracy, to question the government. Government is all powerful. Military power है, पार्लियामेंट की पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में इंडिया में तो नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी जो है गवर्नमेंट करती है, अमेरिका में करती है, इंडिया में तो उनका रोल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उनके जो बहुत सारे जो उनके सर्विस कंडीशन है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना है। फ्री स्पीच होगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, फ्री स्पीच नहीं होगा क्वेश्चन नहीं कर सकते। We have to question the government because they are not our masters, they are there to serve us. हम उनके मास्टर हैं। यही तो अंतर होता है कॉलोनियल गवर्नमेंट और फ्री गवर्नमेंट के बीच में, कि मास्टर कॉलोनियल गवर्नमेंट में मास्टर ब्रिटिश थे, हम उनके सर्वेंट थे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, वी आर द मास्टर्स, दे आर सर्वेंट, दे आर देयर टू सर्व अस। Of course, within constitution, we will also follow the rules, and they are required to follow the rules. But not only question the government, question all government. Not just because my ideology is this, I will question this government and not other government. All government should be questioned. Question political leaders also, not just government. Why? Government is okay. Government has to be responsible, and ultimately they have to face elections every 5 years. हम उनको out कर देंगे, throw out कर देंगे. But the political leaders also question political leaders. अगर विपक्ष है तो आप अपना रोल ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Why not? चाहे कोई विपक्ष हो, किसी स्टेट में हो, आप political leaders से question, and question who? Question religious leaders also. Question question business leaders also. आपका इतना बड़ा बिजनेस है, आप करोड़ों रुपए कमाते हैं, आप कोविड के दौरान आपने अपने एम्प्लॉइज को किस तरह से उनको किया, उनको डिसमिस कर दिया एम्प्लॉइज को, या आपने भी कुछ किया उनके लिए? आप हर 3 महीने पर 3 क्वार्टर पे आप
दिखाते हैं कि मेरे करोड़ों रुपए की प्रॉफिट हुई है, 1000 करोड़ के कम की तो कोई दिखता ही नहीं मुझे, 1000 करोड़ से नीचे का। आप क्या कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय के लिए? क्या आपके जो बिजनेस हाउस है उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल बना है कि नहीं बना है? आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो क्वेश्चन द गवर्नमेंट, क्वेश्चन पॉलिटिकल लीडर्स, क्वेश्चन बिजनेस लीडर्स. That is available only if there is a free speech. And lastly, it is a safety valve. Safety valve theory. What is this safety valve theory? हम लोगों ने देखा होगा प्रेशर कुकर में उस तरह का सेफ्टी पिन लगा होता है, सेफ्टी वाल्व होता है इस तरह का। क्यों होता है? कि अगर पानी गर्म हो गया, उसमें खाना ज्यादा गर्म हो गया, अगर वो नहीं रहेगा तो कुकर क्या कर जाएगा? बूम, ब्लास्ट कर जाएगा। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या है? वो वहां एक सेफ्टी वाल्व है। वो डेमोक्रेसी कहीं ब्लास्ट ना कर जाए। अगर आप रोकेंगे, चेक करेंगे फ्री स्पीच को, तो देयर कैन बी ए सिचुएशन, लोग कुछ समय तक रुकेंगे, शांत रहेंगे, पर धीरे धीरे वो गर्मी जमा होती जाएगी और धीरे धीरे लाइक इन द प्रेशर कुकर देयर विल बी ब्लास्ट। उस ब्लास्ट से बचने के लिए ये एक सेफ्टी वाल्व है। तो फ्री स्पीच इज फॉर सेफ्टी वाल्व। 5 theories to investigate truth, citizen participation, self development, question the government, which is most important thing, and a safety valve theory. This theory is not for citizens only. This is applicable in our classes also, gentle persons. हमारी क्लास में we are the controlling figure. हमारे स्टूडेंट है, we have to allow them free speech to considerable extent to investigate truth. Let them participate. पूछो भाई, क्वेश्चन पूछो। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं घबरा गए, आई एम प्रिपेयर्ड, गलती हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? सेल्फ डेवलपमेंट, इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प देम इन सेल्फ डेवलपमेंट, एंड दे शुड बी इनकरेज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, आस्क एवरीथिंग, इंक्लूडिंग आवर एटीट्यूड, आवर अप्रोच, आवर पब्लिक लाइफ समटाइम, और उनको उनके डिसेंट की रेस्पेक्ट करें और डिसेंट से सुने। सो राइट टू डिसेंट इज अ फंडामेंटल राइट. इट इज एप्लीकेबल इन आवर क्लासेस आल्सो. Sometimes we feel that no dissent allowed, no question allowed. I think that is bad for this country. For means we do not respect free speech if we do not respect dissent of other party. I am aware that there are 10 chats, but I am just moving fast. No, freedom of expression. We will take questions at 12:30. Yes, 12:30 we will take questions. That's good, Shweta ji. Follow it. Freedom of expression. Please keep on writing on chat box. कि मुझे डर है आप भूल ना जाए क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस क्या है, वो उस जो है उसकी तरह जिससे कि अमृत निकलने वाला है, ये मंथन से अमृत निकलने वाला है। तो आपका क्वेश्चन उसमें आना चाहिए, भूल ना जाए, ठीक है? हाँ, कहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिकॉग्नाइज्ड है हमारे कंट्री में? हमारी कंट्री में कहाँ रिकॉग्नाइज्ड है? प्रियम्बल, भारत की उद्देशिका। संविधान जब आप देखेंगे, संविधान की शुरुआत होती है प्रियम्बल से। उद्देशिका या प्रस्तावना हम कहते हैं उसको। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, एनसीईआरटी की किताबों में रहता है आजकल, और आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल है। उद्देशिका या प्रस्तावना में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है शुरू में ही। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद्धनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और भारत के समस्त नागरिकों में, नागरिकों अंडरलाइन करिए, नागरिकों में विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, सॉरी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार और अभिव्यक्ति पहला 2 वर्ड है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रियम्बल में दी गई है, शुरुआत में ही दे दी गई है कि ये सबको है। किसको? सभी नागरिकों को, सभी को बराबरी 1950 में ही दे दिया डॉक्टर अंबेडकर, उनकी ग्रेट टीम ने शुरुआत में दे दिया। प्रियम्बल में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी कौन सी जगह है? प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार। किनको प्राप्त है? जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारे एमएलए हैं, उनको पार्लियामेंट में बोलने के लिए विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 105 में उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, अलग से उनको अधिकार दिया गया है। विशेषाधिकार उसको कहते हैं, मौलिक अधिकार तो ही, विशेषाधिकार भी। तीसरी कौन सी जगह है? फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19। 3 के बाद ये 4 गलत लिख दिया है, 4 जो है 3 के साथ ही है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 19, सबसे प्रीशियस, सबसे पावरफुल राइट है ये,
ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) में ये बात साफ साफ कही गई है, और उसके साथ साथ और भी मौलिक अधिकारों में ये बात आई है। बी में भी है, जी में भी है, 1(a)(g) में भी है, तो 19(1)(a) में भी है, 19(1)(b) में भी है, 19(1)(g) में भी है। 3 जगह मौलिक अधिकार के रूप में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी में भी रिकॉग्नाइज है। आपने पता नहीं जो लोग देखते हैं उन्होंने कभी नोटिस किया कि नहीं, बोलना हमारा कर्तव्य भी है। अभी किसी ने कहा कि वोट देना कर्तव्य भी है, बोलना भी कर्तव्य है। आप बस पे जा रहे हैं, किसी लड़की के साथ छिड़खानी हो रही है, हम अखबार पढ़ना शुरू कर दिए, हम जो है किताबों में लगे, हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, बोलना कर्तव्य है। डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती, डेमोक्रेसी रिस्क लेने से चलती है, रिस्क लेना पड़ेगा। आचार्य खन्ना ने अपने आर्टिकल में कहा है कि अगर डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ को बचाए रखना है, ह्यूमन राइट्स के आप प्रोटेक्टर हैं, तो केवल व्हाट्सएप पर मत लिखिए, केवल फेसबुक पे मत लिखिए, केवल ट्विटर पे मत लिखिए, रियल फील्ड में आकर के देखिए। जब ऐसी बात होती है कुछ बोलिए, थोड़ा खतरा लेना पड़ेगा, हमें मौलिक कर्तव्य है। खतरा लेने के लिए ये नहीं कहा, हमेशा कहा जाता है कि आप जो है जाके जो बदमाश है उनसे भिड़ जाइए। आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। आप किसी को मैसेज कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है, प्लीज डू समथिंग। आप ट्विटर पे लिख सकते हैं ऐसा हो रहा है, रेलवे में जा रहे हैं, 2 बदमाशों ने कुछ करना शुरू किया, किसी के साथ करना शुरू किया, वृद्ध के साथ कुछ बदतमीजी कर रहे हैं। हम तो भाई अपने, हमसे क्या मतलब, एक सिद्धांत हम लोगों में, अब हमसे क्या मतलब है। इफ इट इज सो वी वायलेट फंडामेंटल ड्यूटी, वी आर द वायलेटर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। 361(a) में भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि लॉ की क्लास नहीं है ये। कॉन्करेंट लिस्ट में भी है, एंट्री 39 में न्यूज़पेपर, बुक, प्रिंटिंग प्रेस, इसके बारे में लॉ कौन बनाएगा? कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है। इतना बड़ा जो है हमारे संविधान शिल्पियों ने इतनी बड़ी जगह दी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर, इतनी बड़ी जगह दी है, आप देख लीजिए। अब आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। पहला तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब आप चित्र बना सकते हैं, आप कार्टून बना सकते हैं, आप ड्रामा कर सकते हैं, आप नाटक कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं। दूसरा क्या है? राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हम जो है आपस में बात कर रहे हैं, अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत हम ये कर पा रहे हैं, पर अभी ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑफलाइन रहेगा तो मैं आपके पास आऊंगा, हम मिलेंगे, आपस में बात करेंगे। हम आपस में सरकार के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, उसकी किसी नीति के खिलाफ है, उसकी किसी नीति के समर्थन में है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, हम उसके समर्थन में खड़े होना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये है हमारा। इसलिए हम क्या करेंगे? हम मिलकर जमा होंगे। तो दूसरा राइट जो है वो भी पहले राइट से जुड़ा हुआ है। असेंबल करेंगे, जमा होंगे, पर कैसे जमा होंगे? पीसफुली, शांतिपूर्वक जमा होंगे। वो हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे और अनलॉफुल तरीके से बात नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, डिसऑर्डर नहीं करेंगे, बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, ऐसा हम हल्ला गुल्ला नहीं करने वाले हैं। हम पीसफुल तरीके से अपनी बात रखने वाले हैं, पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन तीसरा राइट है। हम 10 लोग मिल गए, 10 लोग मिलके अब हम जो है सरकार की नीति से समर्थन में नहीं है, सरकार ने कोई नीति बनाई है, हम उसके खिलाफ जाना चाहते हैं, हम एक एसोसिएशन भी बना सकते हैं। एसोसिएशन बहुत सारे पर्पस के लिए बन सकते हैं, हम इसके लिए भी एसोसिएशन बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इससे भी जुड़ा हुआ है। जी में आता हूं मैं, राइट टू जी 91(g), POT भी हमने लिखा, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। हमारे पास ट्रेड करने का राइट है, हमने एक बड़ा सा प्रेस हाउस खोल लिया, हमारे पास फंडामेंटल राइट है प्रेस खोलने का। 19(1)(g) में हमारे प्रिंटिंग प्रेस खोलना चाहते हैं, हम जो है न्यूज चैनल खोलना चाहते हैं, फंडामेंटल राइट है हमारे पास न्यूज चैनल खोलने का। प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, POTB, ट्रेड एंड बिजनेस है। हमारे पास अधिकार है, कोई न्यूज़पेपर चलाने का फंडामेंटल राइट है हमारे पास। सो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट लिमिटेड टू 1(a) ओनली, इट गोज टू B, C and name G also. Profession, occupation, trade and business. Such a wide right, such a wide right. मैंने स्लाइड चेंज कर दी है। अब 19(2) पे आते हैं। हम 19(1)(a) का डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हमने कहा था कि 19(1)(a) में ये राइट है,
2 में ये बी में ये राइट है, सी में ये राइट है, ये राइट, ये बता दिया। पर भारत के संविधान में केवल राइट्स नहीं दिए गए हैं। अभी जैसे मनीष जी अपनी बात कह रहे थे, अब मनीष जी की बात का आंसर देने का प्रयास करता हूं मैं। केवल राइट्स नहीं है संविधान में, भारत के संविधान में। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के डॉक्यूमेंट में केवल राइट्स नहीं है, राइट्स के साथ रिस्ट्रिक्शन भी है। राइट्स और रिस्ट्रिक्शन का क्या कैसा साथ है, एकदम से समझिए कि वो बिल्कुल बहुत ही क्लोज रिश्ता है, बहुत ही क्लोज रिश्ता है। समझ लीजिए कि उसका रिश्ता शरीर और आत्मा का है, रिस्ट्रिक्शन का। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो आत्मा नहीं होगी। सड़क देख लीजिए, कैन यू इमेजिन ए रोड विदाउट रेड लाइट? आप सोचिए जरा, एक ऐसा दिल्ली में एक ऐसी सड़क हो, कनॉट प्लेस पे कोई रेड लाइट नहीं रहेगी, चांदनी चौक पे कोई रेड लाइट नहीं रहेगी, कैसा रहेगा सिनेरियो? बताइए जरा, कैसा सिनेरियो बनेगा? अगर जब रेड लाइट नहीं होगी तो क्या होगा? जब रेड लाइट नहीं होगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएंगे, लोगों को चोट लगेगी, लोग इंजर्ड होंगे, लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस फेस होंगे, डेथ हो जाती है, डेमोक्रेसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, डेमोक्रेसी इंजर्ड हो जाएगी, डेमोक्रेसी की डेथ हो सकती है अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे फंडामेंटल राइट पे। Therefore, Dr. Ambedkar and their team have also created reasonable restrictions under Article 19(2). कई रिस्ट्रिक्शंस है। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है उसमें? पहला तो है जो जनरल रिस्ट्रिक्शन है, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन पे जनरल रिस्ट्रिक्शन क्या है? आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को फंडामेंटल राइट नहीं प्राप्त है। विदेशियों को ह्यूमन राइट प्राप्त है पर फंडामेंटल राइट नहीं प्राप्त है। ये अंतर हो गया फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट के अंतर का। ये हो गया कंसेप्ट, हो गया उनके बीच के अंतर का। विदेशियों को भारत में ह्यूमन राइट टू स्पीच प्राप्त है पर फंडामेंटल राइट टू स्पीच नहीं प्राप्त है। क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, वह तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो हाई कोर्ट जा सकता है सीधे। पर कोई जो सिटीजन का फंडामेंटल, सिटीजन के नॉन सिटीजन यानी फॉरेनर का अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट वायलेट होता है, वह सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, उसको प्रॉपर चैनल से जाना होगा, उसको और भी प्रोसेस करने होंगे, रिट्स उसके लिए जारी नहीं होगी। लेकिन अमेरिका में सिचुएशन डिफरेंट है। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको प्राप्त है, सिटीजन को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। दैट वे अमेरिका इज ए लिबरल कंट्री, सर्टेनली इट इज ए लिबरल कंट्री दैट वे। सिटीजन को वहां नहीं प्राप्त है, सबको प्राप्त है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है? सिटीजन जब वर्ड हम बोलते हैं तो सिटीजन में कंपनीज नहीं शामिल है, कंपनीज आर नॉट सिटीजन। एनडीटीवी इज ए कंपनी, आज तक इज ए कंपनी, टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए कंपनी, दैनिक जागरण इज ए कंपनी, अमर उजाला इज ए कंपनी, पंजाब केसरी इज ए कंपनी, रिपब्लिक चैनल इज ए कंपनी। They are not citizen. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा वे कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है तो इनके पास फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। देखिए कितने आश्चर्य की बात हो गई। एनडीटीवी एक कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन सिटीजन नहीं है, सिटीजन नहीं है तो आर्टिकल 19 उनके पास नहीं है, 19(1)(a) नहीं है उनके पास, आज तक के पास भी नहीं है। तो आज तक एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण ये नहीं कह सकते हमारे पास फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, नहीं कह सकते। वो क्यों? क्योंकि वे नागरिक नहीं है। तो क्या होगा भाई? तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि वे तो नागरिक नहीं है, कंपनी तो नागरिक नहीं है, कॉर्पोरेशन तो नागरिक नहीं है, लेकिन उनके एडिटर्स नागरिक हैं, उनके प्रमोटर्स नागरिक हैं, उनके रीडर्स नागरिक हैं, उनके एम्प्लॉय नागरिक हैं। तो वे लोग उनके माध्यम से मौलिक अधिकार का अपना प्रवर्तन कराएंगे। Because their promoters, their readers, their editors, their owners, they are the citizen of this country, and that's why while a news channel have no fundamental right under Article 19. Under Article 19 there is no fundamental right, no fundamental right, but their editors, their readers, their promoters, their owners, their employees can come to the Supreme Court and claim their fundamental right. और इसलिए हमने देखा होगा इन नंबर इंडियन एक्सप्रेस
न्यूज़पेपर केस है, अभी जो 2 साल पहले केस हमने देखा था, अर्णव गोस्वामी का केस हमने देखा था, he came to that, so he said that because of my channel this was done. Anyway, so citizens के पास ये लिमिटेशन हमारे पास है कि सिटीजन को ही केवल प्राप्त है, पर और क्या हमारे पास लिमिटेशन है? There are 8 limitation. First one is missing. First is one, sovereignty and integrity of India. आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन आप देश की जो इंटीग्रिटी है उसके खिलाफ कोई बात नहीं कह सकते। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? देश की जो देश की एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, देश की एक फंक्शनल इंटीग्रिटी है, देश की एक कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप आलोचना कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इस देश ने मुझे कुछ नहीं दिया, इस देश ने मुझे बेरोजगारी दी, इस देश ने मुझे नौकरी नहीं दी, इस देश में बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं इस देश को पसंद नहीं करता, आप ये भी कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं खालिस्तान हमें चाहिए, अलग चाहिए देश हमें, मैं उसका समर्थन करता हूं, मुझे कश्मीर जो है अलग चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। नहीं कर सकते। क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसकी नहीं है, संविधान में दिया गया है। आप बोल सकते हैं कि पंजाब में जो है कुछ अत्याचार हो रहा है, आप बोल सकते हैं कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, आप बोल सकते हैं नागालैंड में अत्याचार हो रहा है, आप ये बातें रख सकते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि इसके कारण इसको देश से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ये बोलते हैं आप आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है। देश की एकता, अखंडता, देश की संप्रभुता के खिलाफ कोई बात आप कहेंगे, दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, देश की सुरक्षा के बारे में, सुरक्षा के खिलाफ कोई बात कह देते हैं आप। चाइना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से जो है कुछ हिस्से जो है वो हमारे हैं। 1960s से ही चाइना ये बात कह रहा है। हमारे देश के कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने कहा कि चाइना की बात सही लगती है। यू कैन नॉट से लाइक दैट। व्हाई? यू आर चैलेंजिंग द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री। यू कैन नॉट से लाइक दैट। अभी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है वो, अगर आप कोई ऐसी बात कहते हैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, जिससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खतरे में पड़ता है, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अभी केरल हाई कोर्ट से एक जजमेंट आया है, कल ही एक न्यूज चैनल का लाइसेंस सरकार ने रद्द कर दिया, कहा कि ये देश की एकता, अखंडता के खिलाफ काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि वी अपहेल्ड द डिसीजन। कल की बात है, कल का जजमेंट आप देख लें, कल या परसों का जजमेंट है, आप देख लें। तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप आलोचना कर सकते हैं, आलोचना की पूरी स्वतंत्रता है, डिसेंट भी है, लेकिन देश की स्वतंत्रता और एकता के खिलाफ कोई बात आप कह दें, भारत की टेरिटरी का क्वेश्चन करें। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में कुछ जगहों पर कभी कभी ये हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। किसी ने कह दिया इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर? हमारे पास एक अपना एक मैप है, हमारे पास, हमारे संविधान में कश्मीर दिया हुआ है, हमारे मैप में रिकॉग्नाइज किया गया है, और हमारे आप इंडिया के नागरिक होकर बोलते हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, और वो भी देश की संस्थाओं में हो रहा है ऐसा। कितनी आश्चर्य की बात है। और अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप कहेंगे तो देश का कानून आपको अलाउ नहीं करता। दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, इट इज इंडीड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इंडिया को सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, Sir, we have to take questions also. So 5 minutes, sir, more to wind up. Conclude. Thank you, sir. Thank you so much. फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, ये भी है। आप किसी फॉरेन स्टेट के संबंध में लगातार गलत बातें आप कहते जा रहे हैं, आप लिखते जा रहे हैं फॉरेन स्टेट के बारे में, तो ये जो है अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। 1950 में एक अखबार था क्रॉसरोड करके, क्रॉसरोड। तो पंडित नेहरू, उस दौरान जो है पंडित नेहरू अमेरिका से कुछ क्लोजनेस उनकी बन रही थी 1950s के आसपास। क्रॉसरोड अखबार पंडित नेहरू की फॉरेन पॉलिसी की बहुत आलोचना कर रहा था, और वो पंडित नेहरू को कह रहा था कि वो कैपिटलिस्ट के साथ चले जा रहे हैं, उनको तो रूस के साथ जाना चाहिए ना। वो गवर्नमेंट का जो हेड है वो डिसाइड करता है देश के अनुसार,
बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में होती हैं। तो क्रॉस रोड लगातार ये बात लिख रहा था। तो मद्रास राज्य में जहां की कांग्रेस का शासन था, उसने क्रॉस रोड जो अखबार था उसका सर्कुलेशन रोक दिया। किस आधार पर रोक दिया? कि भाई आप जो है उल जुलूल बातें लिख रहे हैं, उल जुलूल बातें लिख रहे हैं कंट्रीज के बारे में, कैपिटलिस्ट कंट्री है और सरकार रोक सकती है। अल्टीमेटली उस केस में जो बैन था, बैन को जो है सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैन लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस समय पब्लिक ऑर्डर एक आधार नहीं था। देखिए, पब्लिक ऑर्डर अभी आधार है, उसमें पब्लिक ऑर्डर एक आधार नहीं था 1950 में। तो पंडित नेहरू पहला अमेंडमेंट लेकर आए और हमारे रिस्ट्रिक्शंस में से और रिस्ट्रिक्शंस बढ़े पंडित नेहरू के रिजीम में। पब्लिक ऑर्डर जो आप देख रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्शन शुरू में नहीं था। ये सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया शुरू में रिस्ट्रिक्शन नहीं था हमारे कंट्री में, ये भी पंडित नेहरू के टाइम ही आया है, 1963 में आया। पब्लिक ऑर्डर एज ए रिस्ट्रिक्शन 1951 में आया। तो हमारे जो संविधान में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो पहले डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने दिए, बाद में उसको फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू और 16th अमेंडमेंट के थ्रू पंडित नेहरू के टाइम में रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया गया, रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया गया। इस प्रकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डिसेंसी एंड मोरालिटी। आप किसी के मतलब डिसेंसी के खिलाफ कोई बात नहीं कह सकते, आप जो है मोरालिटी के खिलाफ कोई बात नहीं कह सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का आलोचना कर सकते हैं, यस कर सकते हैं हम आलोचना, लेकिन क्या हम ये आलोचना करते हुए क्या कोर्ट के बारे में कोई मिथ्या बातें कह सकते हैं? जैसे हमने कह दिया कि कोर्ट ने ये जजमेंट जो है घूस लेकर दिया है, आपको कहने का आधार होना चाहिए, ऐसे नहीं कह सकते आप। आज मैं एक केस पढ़ रहा था, उस मामले में जब सतीश शर्मा पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने डिस्क्रिशनरी कोटा से कई पॉलिटिशियंस को, नरसिंह राव, उनके घर के बच्चों को उन्होंने पेट्रोल के पंप अलॉट कर दिए थे। वो पेट्रोल पंप जो है वार विडोज को अलॉट होने थे और गरीब लोगों को अलॉट, गरीब मतलब नीडी लोगों को अलॉट होने थे। पत्रकार ने छाप दिया कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बेटे को भी अलॉटमेंट हुआ है। इसकी इंक्वायरी की गई, पाया गया कि नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई अलॉटमेंट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। पूछा भाई कैसे आधार पे कह दिया आपने, किस आधार पे? आप कोई झूठी बात नहीं कह सकते किसी मतलब कि कोर्ट के बारे में, सही बातें कह सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एग्री नहीं करता, ये जजमेंट बिल्कुल गलत है, इस जजमेंट को पलट देना चाहिए, आप ये बात कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो जजमेंट अभी आया नहीं है, सब जुडिस मैटर है, कोर्ट में पेंडिंग है, आप उसके अगेंस्ट में भी बात कह सकते हैं। लेकिन आप कोई झूठी बात नहीं कह सकते, आप कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिसका कोई आधार नहीं है, आप ऐसे ओपिनियन नहीं दे सकते जिसका कोई बहुत विशेष आधार नहीं है, जो कि कोर्ट की जो ईमानदारी है उसको शक के दायरे में लाता है। आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते, सब प्रशांत भूषण ने कह दिया, आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने तो कोविड के दौरान कोई काम ही नहीं किया। कोर्ट कोविड के दौरान खुली थी, उस दौरान भी कोर्ट ने काम किया है, उस दौरान भी रिट्स जारी हुए हैं। आप झूठी बातें जनता के बीच नहीं फैला सकते, अगर फैलाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट के बारे में कोई बात नहीं कह सकती। लास्ट 2 बातें कह के कंक्लूड कर दूंगा। डिफेमेशन, आप किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकते, आप कोई अपमानकारी बात नहीं कह सकते किसी के बारे में। आलोचना कर सकते हैं, मैं आपकी आलोचना कर सकता हूं, आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, आप वाइस चांसलर की आलोचना कर सकते हैं, वाइस चांसलर आपकी आलोचना कर सकते हैं, आप मिनिस्टर की आलोचना कर सकते हैं, मिनिस्टर आपकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आलोचना करने के में किसी का अपमान कर रहे हैं, उनके बारे में झूठी बातें फैला रहे हैं, उनके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, आपके खिलाफ डिफेमेशन की कार्रवाई हो सकती है क्रिमिनल लॉ में, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। आप किसी को कोई अपराध करने के लिए आप जागृत नहीं कर सकते। तो चूंकि टाइम हो गया है, बहुत सारी बातें कही जा सकती थी इसमें, लेकिन मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। आपके प्रश्नों का स्वागत है। मैं कुछ क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में देख लेता हूं क्या क्वेश्चन है, और फिर जो है यस ओवर टू ऑर्गेनाइजर्स, अगर वो इसको कैरी करना चाहते हैं आगे तो करें, अदरवाइज जी सर सर आपका बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन। मैं चैट बॉक्स से क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से रह गया तो दैट पर्सन कैन आस्क। फर्स्ट आई वांट टू टेक क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। फर्स्ट क्वेश्चन था फरीजुद्दीन का, उन्होंने पूछा था व्हाई द नेम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नॉट द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है फरीजुद्दीन जी, मैंने इसका जवाब देने का प्रयास किया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्ड
अच्छा, आपने कहते डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट. Okay, yes, that I think is a very good question. Yes, sir. I have not made a serious thought on that, why this is so, but an intelligent guess suggests that though human rights are universal in nature, but the declaration is not limited to one or two or three particular group. 1948 में जब ये डिक्लेरेशन हो रहा था तो सारी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की सदस्य नहीं थी. तो ऐसा ना हो कि लोग ये समझे कि जो कंट्रीज इसके सदस्य नहीं है वो इसके बारे में कंसीडर ना करें. यूडीएचआर तो अदरवाइज भी बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो उसको कंसीडर ना करें. तो उन्होंने यूनिवर्सल वर्ड इसलिए लगाया कि ये डिक्लेरेशन ऐसा है जो यूनिवर्सल नेचर का है. यूनिवर्सल नेचर का इस सेंस में है कि पूरी यूनिवर्स पे ये लागू हो रहा है. इट इज नॉट लिमिटेड टू कि भाई डेमोक्रेसी में लागू होगा और कम्युनिस्ट कंट्री में लागू नहीं होगा, और ये जो रिलीजियस कंट्री होगी वहां लागू नहीं होगा. ये सब जगह लागू होगा. दिस कुड बी वन सच. श्रीमान, मेरा यहाँ पर एक बात और कहना है, ये यूनिवर्सल इसलिए भी है क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर नहीं भी हैं, उन पर भी ये बाध्यता है कि आप जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को मानना. जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी. वेट फरीजुद्दीन जी, देखिए ये बात तो मैंने पहले भी चर्चा किया है कि ये यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि दूसरे कंट्रीज को भी इनको रेस्पेक्ट करना है. लेकिन चूंकि हम इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कर रहे हैं तो एक लीगल पॉइंट आप समझ लीजिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है बाइंडिंग नहीं है किसी देश पर. ये बात समझ लीजिए आप. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, वो किसी डॉक्यूमेंट पे बाइंडिंग नहीं है. ठीक है, तो ये बात आप आगे जो है ध्यान रखिएगा. आप, मैं समझ गया आपकी भावना क्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि यूडीएचआर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हुए भी बाइंडिंग नहीं है. यस, अगला प्रश्न है आप प्लीज. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फरीजुद्दीन खान जी का. उन्होंने पूछा है कि इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन एक्सरसाइजिंग फ्री स्पीच इन अ डेमोक्रेसी सच एज इंडिया, then what we do with unspoken hatred, the unaudible threat, silent sentiments, etc. What are allowed to grow and accumulate until they threaten to overcome the very foundations of open, tolerant, and democratic society and polity? Good. So let me reread the question for everyone. That if there is a restriction in expressing free speech in a democracy such as India, then what do we do with unspoken hatred, inaudible threat, silent sentiments, etc. Now, unspoken hatred, inaudible threat, silent sentiment, I think they are more a type of moral things. I'm not sure what does it mean by unspoken hatred. Unspoken hatred का मतलब या inaudible threat का मतलब या silent sentiment का मतलब कि जब आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, कभी कभी इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं, कभी कभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और टीचर्स भी होते हैं, वे किसी बात का विरोध तो नहीं करते पर चुप रह जाते हैं. ठीक है, वो उस समय कुछ बोलते नहीं है. हाँ, तो जैसे कि कहीं पर कोई घटना घट रही है और वहां हमें बोलना चाहिए लेकिन हम बोलते नहीं है, चुप रह जाते हैं. तो शायद अगर आपका ये माने है तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी चीजों के लिए कोई लॉ तो कुछ नहीं कर सकता. लॉ कुछ नहीं कर सकता. सर, I'll take just 30 seconds सर. मेरा ये पूछना है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव कंसेप्चुअल वाला क्वेश्चन है सर. मेरा ये पूछना है कि जहां आपने जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बोला गया है, जहाँ पे लेजिस्लेचर में थ्रू लेजिस्लेशन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये सब समझ गया, देयर कैन नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट. लेकिन जहाँ भीतर का बात होती है, जैसे कि सेंटिमेंट्स को लेके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, हम कुछ बोलना चाहते हैं, चाहे वो क्रिटिसिज्म हो, डिसेंट हो सिस्टम के खिलाफ या पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, एज ए सिटीजन हम क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे, क्योंकि कई स्टेट्स में है कि थोड़ा सा बोल देते हैं स्टेट के खिलाफ तो वो सेडिशन भी लगा देते हैं. नॉट द केस ऑफ वो कंटेम ऑफ कोर्ट, डिसेंट, वो सब नहीं है, बट अंदर भीतर बहुत सारा वो सोशल इश्यूज को लेके, तो इसके डर से लोग बोल नहीं पाते, अपने फ्रीडम को सेल्फ सेंसर किया जाता है. तो ये सब रिलेट करेंगे तो एक दिन वो एक तरह से वो हट जाएगा. उसके बारे में बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत मैं समझ गया आपकी बात. देखिए क्या है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें एक डॉक्ट्रिन है, उस डॉक्ट्रिन का नाम है चिलिंग इफेक्ट डॉक्ट्रिन. चिलिंग इफेक्ट डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि आप इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं
जिससे कि लोग जो है कुछ बोलना ही नहीं चाहते, कुछ बोल ही नहीं, बोलने से वो घबराते हैं बुरी तरह, और वैसे में वो लेजिटिमेट बात भी नहीं बोल सकते। तो आप इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिए। जैसे कैसा माहौल क्रिएट कर दिया आपने? किसी ने कोई बात कही, आपने तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी उसके अगेंस्ट में। किसी ने कोई बात कही, आपने तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया। तो उससे क्या हो रहा है कि लोग जो है जेन्युइन बात भी कहना बंद कर देते हैं कभी कभी। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। अरुण जेटली साहब ने जब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, और वो इस अपॉइंटमेंट के सिस्टम में क्या है अभी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस करते हैं, इसको हम कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो भारत सरकार ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू चेंज दिस, और उन्होंने कहा एक कमेटी बनेगी, कमेटी इसको करेगी, इसमें जजेस भी होंगे और मिनिस्टर्स भी होंगे और आउटसाइड मेंबर्स भी होंगे। बट सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दिस लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नोन एज NJSC जजमेंट, NJSC. After this judgment, Arun Jaitley has written a Facebook post जिसमें उन्होंने इस जजमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और कहा कि दिस इज टिरेनी ऑफ जजेस। जजेस सोचते हैं कि हम खुद ही केवल बहुत ही अच्छे हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, हम ही ईमानदार और बाकी लोग ईमानदार नहीं है, तो टिरेनी ऑफ जजेस है। इस बात को लेकर यूपी के एक कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया और कहा कि आपके अगेंस्ट में हम सेडिशन का मामला दर्ज कर दे रहे हैं। एक यूनियन मिनिस्टर के अगेंस्ट में सेडिशन का मामला दर्ज कर दिया वहां के कोर्ट ने, एक ट्रायल कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, इसलिए कि फेसबुक पे उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ विद्वानों ने, लगभग 100 के आसपास विद्वानों ने, डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन्स ने नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा, और लेटर में लिखा कि देश में जो है बहुत तरह की ऐसी बातें हो रही है जिसके कारण कि देश के लोग जो है उनका सिस्टम से विश्वास उठ रहा है और लिंचिंग हो रही है, और इसलिए आपको कुछ करना चाहिए। ये लेटर एक इनोसेंट लेटर था, उसका मंतव्य में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनोसेंट लेटर था। पटना में एक आदमी ने इसके खिलाफ एक FIR दर्ज करा दी और कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ले ली और उसकी नोटिस जारी कर दी। तो जब इस तरह का काम करते हैं जिसमें कि किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया है, विनोद दुआ जिनकी भी डेथ हो गई, विनोद दुआ ने सरकार के खिलाफ कोई वीडियो जारी किया और कहा कि सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, वगैरह वगैरह, और उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश में एक केस दर्ज हो गया, और उसके बाद अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को क्वैश कर दिया। विनोद दुआ जी भी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं सहमत हूं, आपका कहना है कि जब लॉ का मिसयूज होता है, लॉ का मिसयूज होता है तो लोग जो है अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाते, और ये मिसयूज, स्पेशली जो सेडिशन लॉ है, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें दो मत नहीं है, बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है और सभी गवर्नमेंट ने किया है। ऐसा नहीं कि कोई खास गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है। अगर आप डाटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सभी गवर्नमेंट ने इसका मिसयूज किया है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाता और उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए क्या आवश्यक है? आवश्यक यह है कि इस तरह के जो कानून है उनका सही तरीके से पालन हो। इस तरह का जो कानून है इसमें कोर्ट जो है कड़ाई से काम करे। इस तरह के कानून का जब भी दुरुपयोग हो हम उसका विरोध करें। हाँ, तो ये मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में जिसमें कि कानून का दुरुपयोग होता है, हम जो है इसका विरोध करें। विरोध ही इसका तरीका है। कानूनी जो इंटेलेक्चुअल उसका विरोध कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव को ले लीजिए, बहुत ज्यादा वहां पर हिंसा हुई, तरह तरह के विरोध हुए, दोनों साइड से हुए, मैं नहीं कर रहा एक साइड से हुए, दोनों साइड से हुए, पर राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। तो चिलिंग इफेक्ट एक डॉक्ट्रिन है, और चिलिंग इफेक्ट ना हो ये ड्यूटी है, कोर्ट की भी ड्यूटी है, और वो सोसाइटी की भी ड्यूटी है, और वो सरकार की भी ड्यूटी है। थैंक यू वेरी मच। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा मैं प्रिसाइज भी होंगी। गीतिका प्रसाद जी का, उन्होंने लिखा है कि सर प्लीज एलोबोरेट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में तो खैर जाने के लिए एक अलग ही सेशन चाहिए, और अगर आप अलग सेशन कर सके तो कभी कर सके तो आई शैल बी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट। लेकिन मैं सिंपल सेंस में कह दूंगा, constitutional rights are those rights which are provided in the constitution itself, right from article 1 to 395, directly or indirectly, वो expressed है या implied है। legal rights are those which are not just limited to constitution, परंतु वो दूसरे डॉक्यूमेंट में, जैसे इंडियन पेनल कोड में भी है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक राइट है हमारे पास, एविडेंस एक्ट में भी है, CRPC में भी है,
ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स हैं, लॉज है, यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो लॉज हैं, इनएक्ट वहां भी है, वो सब लीगल राइट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, लीगल राइट्स वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइडेड है पर अन्य लॉज में भी प्रोवाइडेड है। मैं देख रहा हूँ अगला प्रश्न है अजीत कुमार पुरी जी का। भारत में अल्पसंख्यकों के समान बहुसंख्यकों के भाषा, लिपि, धर्म आदि के अधिकारों को कैसे स्पष्ट किया जा सकता है? ठीक है, हाँ, ये एक प्रश्न है कि भाई समानता का अधिकार दोनों को होना चाहिए। जो अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है वह अधिकार बहुसंख्यकों को भी मिलना चाहिए। ये डिबेट कई दिनों से चल रही है और क्योंकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के नाम पर यदा-कदा उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो अल्पसंख्यक संस्थाओं पे लागू नहीं होता है, और जैसे बहुसंख्यक संस्थाओं पे गरीबों का बच्चा पढ़ सकता है, अल्पसंख्यकों संस्थाओं में वो बच्चा नहीं पढ़ सकता। लेकिन इसमें जो परिवर्तन करना है वो संसद को करना है, और ये प्रश्न आज के विषय से बहुत जुड़ा भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। मोहम्मद आसिफ आलम साहब ने क्वेश्चन किया है कि इज हेट स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच? नो, नॉट एट ऑल। It is complete nonsense. Hate speech is a complete nonsense, and criminal action, strict criminal action, should be taken against anyone doing. Yes. Be it from Hindu community, be it from Islamic community, be it from any community. ठीक है? Hate speech is no speech. Hate speech is indeed violation of the Constitution. अगर आप हेट स्पीच करते हैं, इसका मतलब है कि भारत के संविधान पे आपका कोई विश्वास नहीं है। हेट स्पीच जो है वो उसके लिए हमारे लॉ है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 153A है, 153B है, 295A है, और भी इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लॉ है। पर हेट स्पीच इज नॉट जस्ट अगेंस्ट ए पर्सन, हेट स्पीच अगेंस्ट स्टेट भी नहीं होना चाहिए। हेट स्पीच जो है वो किसी हेट स्पीच अगेंस्ट आर्मी भी होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। एवरी टाइप ऑफ हेट स्पीच is violation of, it's abuse of liberty which is going on. What are the restrictions on freedom of speech? ये तो चर्चा मैंने कर दी आपसे। 8 restrictions है हमारे सामने, और उसकी चर्चा मैंने आपसे कर दी है। सर एक मिनट पहले क्वेश्चंस लेने दीजिए। डॉक्टर परवीन कुमार द्विवेदी जी का क्वेश्चन है, अधिकार और कर्तव्य में समन्वय कैसे स्थापित करें? हाँ, ये अधिकार और कर्तव्य में समन्वय स्थापित करना जो है मतलब कि इसका कोई मैथमेटिकल स्केल तो नहीं है। लेकिन मैं इसमें ये बात जरूर कहूंगा प्रवीण जी कि एक राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है, राइट्स फिलॉसफी होती है, एक ड्यूटी फिलॉसफी होती है। हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में हम राइट्स की बात आपस में नहीं करते, हम ड्यूटीज की बात करते हैं। बच्चों के साथ हम जब बिहेव करते हैं तो हमको ये नहीं कि उनका राइट है इसलिए कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी है इसलिए कर रहे हैं। हम जो है जब हमारे घर में जो वृद्ध है, जो माँ है हमारे पिता है, हमारे दादा है, हम उनको सम्मान करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको घूमने ले जाते हैं, उनकी दवा देते हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं कि उनका अधिकार है, अधिकार तो है ही, पर हम इसलिए करते हैं कि हमारा कर्तव्य है। तो ये जो अधिकार कर्तव्य है, ये आपस में बिल्कुल इनका साथ जो है वो मतलब जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू है। पर मैं इससे जाकर एक बात कहूंगा आगे, वो बात ये कहूंगा कि भारतीय फिलॉसफी में जो कर्तव्य है वो उसका मतलब धर्म से है। धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है, कर्तव्य का मतलब धर्म है। हमारा धर्म है, शिक्षक का धर्म है क्या? शिक्षा देना। शिक्षक का कर्तव्य है शिक्षा देना। विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, उसका कर्तव्य है पढ़ना। पिता धर्म है, पुत्र धर्म है, जैसे पानी का धर्म है प्यास बुझाना। तो इसी प्रकार कर्तव्य जो है, जो ड्यूटी एक ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो बहुत दिन तक नेग्लेक्टेड रही है, और वो उसको किए बिना जो है संसार में कोई बहुत चीज आप स्थापित नहीं कर सकते। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और दूंगा इसमें। कोविड के दौरान हम लोगों ने बताया कि आपको ये दवा खानी है, वो दवा खानी है, लेकिन आपको मेनली अपनी इम्यूनिटी ठीक करनी है। अधिकार क्या है? अधिकार मेडिसिन है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य हमारी इम्यूनिटी है। कर्तव्य को अगर आप फॉलो करते हैं, अधिकार अपने आप फॉलो हो जाते हैं। तो इनके बीच में मैं कहूंगा समन्वय की बात नहीं है। कर्तव्य को हमेशा ही ज्यादा वरीयता देनी चाहिए, और इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी में ये बात कही गई है, और इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी है कि हमें बोलने का भी जब कर्तव्य है, जब विरोध करने का कर्तव्य है, जब किसी का साथ देने का कर्तव्य है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। तो समन्वय तो होना ही चाहिए, पर समन्वय के साथ साथ मैं कहूंगा कि वास्तव में कर्तव्य का रोल अधिकार से ज्यादा है।
थैंक यू। जी जी सर, डॉक्टर मनीष जी का क्वेश्चन है, आई हैव ए क्वेश्चन ऑन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल। सर ने प्रश्न को एक्सप्लेन कर दिया। आई हैड द क्वेश्चन रिगार्डिंग नहीं, एक मिनट one minute. I have a request for all the participants. First I want to take questions from the chat box कि सबको इक्वली टाइम मिले, क्योंकि एक क्वेश्चन पे अगर ज्यादा डिस्कशन, नो मनीष जी का क्वेश्शन पहले। आई हैव ए क्वेश्चन ऑन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आप एंड में अगर टाइम होगा तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस का आंसर्स की कभी। जी शर्मा मैडम, मैं मनीष ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके ठीक है। मेरा प्रश्न जो था वो दैट वाज रिलेटेड टू आर्टिकल 9 सब क्लॉज 2, और सर ने उसका आंसर दे दिया। वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर फॉरेन रिलेशन वाला है उसको सर इलेबोरेट कर देंगे। कैन यू इलेबोरेट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड? यस, दो चीज बताता हूँ। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है। उसके दो तीन स्लाइड्स मेरे पास है, टाइम का अभाव है इसलिए मैं बता नहीं पाया आपको। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शंस तो है हमारे संविधान में लगाए गए, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, 8 रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। पर 8 रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब नहीं है कि स्टेट जो है मनमाने तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा देगा हमारे बोलने पर, ठीक है ना। वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा उसको रिजनेबल होना चाहिए। वो केवल इसलिए नहीं कि केवल किसी ने कह दिया कि भाई हम जो है जुलूस निकाल रहे हैं सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, हमने कहा भाई जुलूस नहीं निकाल सकते, 144 लागू कर दिया। नहीं कर सकते आप। रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन के लिए 3 इंग्रेडिएंट होने चाहिए, तभी हम रिस्ट्रिक्शन को कहेंगे कि रिजनेबल है। कौन से रिस्ट्रिक्शन, कौन से रिजनेबल होने, कब होंगे रिजनेबल? पहला, क्या ये रिस्ट्रिक्शन लगाना नेसेसरी है? नेसेसरी है तो लगाइए। किसी ने कहा कि हम जो है 13 फरवरी को हम प्रगति मैदान के पास हम प्रदर्शन करेंगे, तो आपने आज से ही 144 लागू कर दिया। क्या जरूरत है आज से लागू करने की? आपको आप 13 फरवरी से लागू करिए। क्या ये रिस्ट्रिक्शन नेसेसियल है? दिस इज वन, एसेंशियल, जरूरी है कि नहीं। दूसरा, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी, नेसेसिटी थ्योरी सेकंड है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी। क्या ये रिस्ट्रिक्शन प्रोपोर्शनल है? आपने मान लीजिए कि एक जगह जो है कहीं पे अभी कर्नाटका में बड़ा जो है डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है, तो आपने क्या किया कि हमने इंटरनेट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। अब सिचुएशन ठीक हो गई तो आपको उसको ठीक वापस करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि इंटरनेट अब जो है ये बंद रहेगा अब महीने भर के लिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट का शटडाउन हुआ। अनुराधा भसीन का केस आया। अनुराधा भसीन वहां एक अखबार चलाती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंटरनेट को शटडाउन कर सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में भी कर सकते हैं और जरूरी भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया उसको, रिस्ट्रिक्शंस को, लेकिन कहा कि आप लंबे समय के लिए नहीं कर सकते। आप जब सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, ये सरकार को ही कहा, जब सिचुएशन अच्छी हो जाएगी आपको रिस्ट्रिक्शंस को वापस करना होगा, रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करना होगा और वापस जो है पोजीशन को रिस्टोर करना पड़ेगा वापस। तो सेकंड हो गया कि क्या ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। पहला हो गया नेसेसरी है कि नहीं, सेकेंड हो गया प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, और थर्ड हो गया क्या वो लेजिटिमेट है कि नहीं। लॉ उसके लिए है कि आप ओरल ऑर्डर पे कर रहे हैं, लॉ कहां है उसके लिए? तो आपके पास ओरल ऑर्डर पे नहीं होगा, कोई लॉ होना चाहिए हमें रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। आप ये बात बोलिए, आप ये बात नहीं बोल सकते। अगर आप नहीं बोल सकते वाली बात कह रहे हैं, आपको कहीं बताना होगा कि आप ये बातें नहीं बोल सकते। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के 3 इंग्रेडिएंट है। सरकार को खुला खेल फरुखाबादी नहीं है कि जो चाहे वो जब चाहे रिस्ट्रिक्शन लगा दे किसी मामले में, ठीक है। बताना होगा नेसेसरी है कि नहीं है, प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है, और तीसरा लेजिटिमेट है कि नहीं है, ठीक है। जहां तक प्रश्न है फॉरेन रिलेशंस के साथ जो ये है, मैंने आपको उदाहरण दिया था वो केस का, जिस केस का नाम है रोमेश थापर केस। आप रोमेश थापर केस चाहे तो पढ़ सकते हैं। फॉरेन जो रिलेशंस है हमारे किसी कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ है, अच्छे संबंध है, और हमारे संबंध बहुत सारे कंट्रीज के साथ है, उसके बारे में आप कोई ऐसी बातें कहते हैं जो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत बातें कहते हैं, तो उस आधार पे आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। वृष्टि दत्ता जी का क्वेश्चन, इज डोमेस्टिक वायलेंस द रिजल्ट ऑफ नॉट यूटिलाइजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रॉपरली? समटाइम्स लेडीज आर प्रिवेंटेड टू स्पीक द ट्रुथ. व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड? डोमेस्टिक वायलेंस इज द रिजल्ट ऑफ नॉट यूटिलाइजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रॉपरली। हाँ, कुछ मामलों में मैं समझता हूं कि यह बात सही हो सकती है।
वास्तव में देखिए, घर जो है, मैं फिर से कहूंगा, घर जो है एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि आप लॉ को बहुत ज्यादा ला सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा ला सकते हैं। घर एक ऐसी जगह है जहां पर कि हम आपस में संवाद और समझदारी के साथ काम करते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लॉ भी उसमें आता है एज एन एक्सेप्शनल केस। घर और पारिवारिक मामलों में कानून की भूमिका कम होती है, और इसीलिए अभी भी हमारे पास फैमिली लॉज हैं, अलग से फैमिली लॉज हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस कहीं होता है और वो उसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। वो आवाज महिला खुद उठा सकती है, वो आवाज घर के लोग उठा सकते हैं, वो आवाज जो भी जानकार लोग हैं उनको उठाना चाहिए, और वो पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हैं, और वो चाहे तो अपने परिवार के लोगों में रिपोर्ट कर सकती हैं, अपने बड़े बूढ़ों को बता सकती हैं, वो चाहे तो कोर्ट में केस भी कर सकती हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में कहूंगा कि हाँ, इस सीमा तक तो सही है कि अगर उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और उनको लगता है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, अब ये कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन की बात क्योंकि आप टॉलरेट करिए, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये बात अब एक दिन दो दिन की नहीं है, तो आपको निश्चित रूप से रिपोर्ट करना चाहिए। वो रिपोर्ट आप किसी के थ्रू कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, समटाइम्स लेडीज आर प्रिवेंटेड टू स्पीक द ट्रुथ। नो, ये सही है कि हमारी कंट्री में हम कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहां लेडीज को हम उतना बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते, लेकिन इंटरनेट के दौर में जो है एक क्रांति आई है और उनको अपनी बात कहने की छूट मिल रही है, और महिलाओं को अपनी बात जरूर कहनी चाहिए। मैं जानता हूं कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तरह नहीं है, उनको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, उनको परिवार देखना होता है, बच्चों को ध्यान देना होता है, इसलिए राइट्स के रूप में कह देना कि एकदम बहुत आसान होता है कि अपने राइट्स के लिए चले आए, लेकिन बहुत सारी चीजें उनको देखनी होती है। हम केस कर देते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, हस्बैंड जो है जेल में बंद हो गए और फिर उसकी जॉब चली गई, तो इन चीजों को भी उनको देखना पड़ता है। सुनीता सैकिया मैडम का ये है कि शी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पीकिंग एट ऑल इन सम सिचुएशंस, हर ओपिनियन डज नॉट इवन मैटर। ये ओपिनियन की बात है, आपकी ओपिनियन की बात है। मैं कहूंगा कि मैं पार्शियली इस बात से सहमत हूं कि उनकी कई मामलों में उनकी ओपिनियन मैटर नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बात ना रखें। ओपिनियन मैटर करे ना मैटर करे ये एक अलग बात है, लेकिन हमको अपनी बात रखनी चाहिए, और जब आप बात रखेंगे तो उससे ही फिर बातें आगे बढ़ेंगे। जब आप केवल ये देखेंगे, जिसको हम लॉ में कहते हैं कि क्या कहते हैं उसे, यूटिलिटेरियन थ्योरी कहते हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि उसका क्या फायदा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे रास्ता आगे निकलेगा। ये उस लेडी के थॉट के बारे में मैंने नहीं बोला कि अगर वो सोचेगी कि क्या होगा अगर मैं कहूंगी, उसको कहने का मौका ही नहीं दिया जाता, इवन दो शी वांट्स टू से। एंड आल्सो सर, यू सेड दैट प्रेजेंटली शी हैज द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेट टू वॉइस हर ओपिनियंस, बट आई थिंक even though she voices her opinions on the internet for the whole world to see, she has no voice in her own home. That's what I feel, and I can see it in my own house as well. Okay. I'm happy to see that you have courage enough to accept this type of hard reality. So I congratulate you for this hard reality, this courage and this disclosure. लेकिन मैं कहूंगा कि ये सही है कि मतलब कि कई जगहों पर, अनेक जगहों पे ये होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि दो चीजें से इनका समाधान हो सकता है। ये क्लास उसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं 2 चीजें उसका समाधान हो सकता है। एक तो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और एक आपकी अपनी कॉम्पिटेंस। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो आपकी अपनी कॉम्पिटेंस कैसी है, ये 2 चीजें बढ़ाने से तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद उसके लिए रास्ता निकलना आरंभ हो जाता है। यस, एंड देन आई फाइंड Sanjay Kumar's question, sir. Yes. Our constitution is pioneer in real sense, but when it come into practice, then it will be molded on the basis of ideology. Dr. Ambedkar also said this is a problem with all states like USA, Europe, India, but for states like India where illiteracy, caste community, religious discrimination, irrational minds exist, it reflects largely in terms of irrational utterances, supremacy of dominant caste communities, largely differential treatment of extraordinary laws. Please give overview in practice of Indian Constitution. See, certainly our constitution is a wonderful document, क्योंकि जो आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने सारे विश्व के संविधानों को पढ़ा था, उसमें जितनी अच्छी बातें थी उसको हमारे संविधान में लिया, और जो उन्होंने दूसरे विश्व से लर्न किया, यूएसए से लर्न किया, जो गलत बातें थी उसको उन्होंने इसमें नहीं डाला। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट केवल रिकॉग्नाइज है, पर रिस्ट्रिक्शन उसमें रिकॉग्नाइज नहीं है।
वो भारत के संविधान में रिस्ट्रिक्शन को भी रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि यूएसए में बड़ी प्रॉब्लम हुई है वहां पे, क्योंकि वहां पर लिबर्टी जो है कभी कभी अनकंट्रोल्ड लिबर्टी हो जाती है, और अनकंट्रोल्ड लिबर्टी के कारण वहां पे यूएसए में व्हाइट वर्सेस ब्लैक और नॉर्थ वर्सेस साउथ का बड़ा डिवीजन रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने इसको समझा था, और इसलिए हमारे संविधान में उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस को इनकॉर्पोरेट किया। तो ये पढ़ के किया। अब जहां तक संविधान के प्रैक्टिस का संबंध है, संविधान की प्रैक्टिस जो है, संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कि शासन को लागू करना है और सिटीजन्स को उसको लागू करना है। हमारे ऊपर भी लागू होता है और सरकार के ऊपर भी लागू होता है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको ठीक से लागू करना है तो हम सबकी जिम्मेदारी बराबर की बनती है। हम ये नहीं कह सकते केवल कि सरकार की जिम्मेदारी है और हम चुप रहेंगे या हम नहीं फॉलो करेंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इक्वलिटी की हम बात करते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करते हैं, हम डिग्निटी की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ सरकार, हमारा इंस्टीट्यूशन डिग्निफाइड तरीके से बर्ताव करे। और थोड़ा सा अपने घर में देखिए, अपने डोमेस्टिक सर्वेंट के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं। क्या अपने डोमेस्टिक सर्वेंट को हम वही सुविधा देते हैं जो सरकार हमें देती है? क्या हम डोमेस्टिक सर्वेंट को मिनिमम वेजेस दे पाते हैं? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेड फॉर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास एंड पीपल हु कैन राइट एंड स्पीक हिंदी और इंग्लिश और सम लैंग्वेजेस। Constitution is made for all, and therefore it has to be made applicable by everyone, including me and including you. So discrimination जो है, मेल और फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन है, लड़की और लड़के का डिस्क्रिमिनेशन है, ये सरकार तो बाद में करती है, हम तो अपने घर में शुरू करते हैं। ये लड़का है, ये लड़की है, कौन करता है? ये दहेज की जो प्रथा है, ये कोई सरकार हमें थोड़ी कहती है कि आप दहेज लो, सरकार तो मना करती है, पर हम मांगते हैं ये। तो ये क्या है कि अगर हम संविधान को चाहते हैं कि उसी तरह पायनियर हो जैसे कि ये रिटन में है, उसके लिए हम सबको ज्वाइंट एफर्ट करना होगा, इंडिविजुअल एफर्ट करना होगा, इवन एट द कॉस्ट ऑफ सम रिस्क, even at the cost of ridicule, even at the cost of maybe some type of threat। और ये करना पड़ेगा, तभी संविधान उस तरह से लागू हो सकता है। Violation of right, Anish Shukla ji का, Anish we are running, sir, we are running short of time. We will take two questions. One is from Anish Shukla ji. Anish Shukla ji, violation of right to privacy lead to defamation, and another question by Dinesh Bhai ji. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं क्या हैं? We will take only two questions. क्योंकि सर टाइम is, हाँ, दिनेश भागी सोलंकी जी, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की सीमाएं हैं वो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में ढूंढना पड़ता है क्योंकि उनके संविधान में लिखा नहीं है, वहां सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेट करना पड़ता है, वो अपने मनमाने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हमारे यहाँ संविधान में ही दिया गया है, आर्टिकल 19(2) में साफ साफ दे दिया गया है। 8 रिस्ट्रिक्शन है हमारे यहाँ, जो मैंने आपको आपकी स्लाइड में अपनी स्लाइड में मैंने बताया था। 8 रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, पर देश की एकता अखंडता के खिलाफ नहीं कर सकते कोई बात। देश की जो सीमा है उसके संबंध में आपको डाउटफुल बात नहीं कह सकते कि जैसे मैंने चर्चा किया कि अक्सर ही लोग कह देते हैं कि जो है इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कह देते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह की बातें नहीं कह सकते, ठीक है। और हम किसी की डिसेंसी मोरलिटी के खिलाफ कोई बात नहीं कह सकते, हम जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कह सकते। लेकिन इन चीजों का यह अर्थ नहीं है कि इनका बहुत लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन करना है। कोई भी चीज ऐसी है जो कि किसी के संबंध में अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है, हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके अप्रोच की आलोचना कर सकते हैं, वो मोरलिटी के खिलाफ नहीं हो जाती। वह जो है हर चीज देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं हो जाती। कोई भी बात कह देने से देश की इंटीग्रिटी खतरे में नहीं पड़ जाती। तो अभिव्यक्ति की सीमा जरूर 8 में दी गई है, पर वो सीमा जो होगी वो रिजनेबल होनी चाहिए। आखिरी क्वेश्चन ये है कि वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी लीड टू डिफेमेशन। सर्टेनली इट लीड्स टू डिफेमेशन। Right to privacy is a fundamental right, there is no doubt. But right to privacy, like many other right, is not a type of absolute right. जो पुट्टा स्वामी का जजमेंट आया है जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कहा है, उसमें बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर राइट टू प्राइवेसी को चुनौती दी जा सकती है, राइट टू प्राइवेसी खत्म हो सकता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना है, मान लीजिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना है और मेरा मोबाइल फोन है और मेरे मोबाइल फोन में कई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, मेरे मेल में कई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, पर मेरे खिलाफ कोई करप्शन का मामला है, तो सरकार जो है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कोर्ट के माध्यम से मेरे मेल और मेरे फोन को वो ले सकते हैं और लेकर उसके अंदर झांक कर देख सकते हैं।
तो राइट टू प्राइवेसी तो है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी होने के साथ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है। पर क्या इट विल लीड टू डिफेमेशन? सर्टेनली इट विल लीड टू डिफेमेशन, नॉट ओनली डिफेमेशन। आईपीसी में सेक्शन जो है हमारे पास एक सेक्शन है, जैसे स्टॉकिंग का एक सेक्शन हमारे पास अलग से है, और वॉयरिज्म का सेक्शन है हमारे पास। वो इसको क्राइम बनाता है कि आप जो है आप घर में अपने हैं, आपके बाथरूम में किसी ने फोटो खींच लिया है हमारे घर में किसी का, या तो इस तरह की जो फोटो खींच ली जाती है वो ना केवल डिफेमेशन है, बल्कि वो तो ज्यादा सीरियस क्राइम भी है जिसके लिए ज्यादा लंबी सजा है, और डिफेमेशन तो वो है ही। पर ध्यान रखना है प्राइवेसी इन द प्राइवेट प्लेस ओनली। पब्लिक प्लेस पे प्राइवेसी नहीं होती। आप मॉल में है, किसी ने आपकी फोटो खींच ली तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं हो गया। आपसे फोन पे बात हो रही है, आपकी रिकॉर्डिंग कर ली, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं हो गया, क्योंकि उसने अपने फोन पे कोई रिकॉर्डिंग कर ली है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, और इस इश्यूज में सीधे जजमेंट नहीं बनाना है कि ये डिफेमेशन है कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चंस तो बहुत और माइंड में थे, और आपका जो ये लेक्चर था बहुत ही नॉलेजेबल, ज्ञानवर्धक, हमारी नॉलेज में, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू डायमेंशंस ऐड किया। तो मुझे बीच बीच में आपको सर कहना भी पड़ा, आई एम वेरी सॉरी, बट वही टाइम की मर्यादा, टाइम मैनेजमेंट, इवन कि हमारे जो को पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे, उनके मन में बहुत था, जब क्वेश्चन भी पूछ रहे थे उनको लग रहा था और भी, बट वही है ना कि आई हैव टू मैनेज ऑल द क्वेश्चंस। एट द लास्ट, ऑन द बिहाफ ऑफ द HRTC, JNU and my fellow participants, I would like to give you formal vote of thanks. सर धन्यवाद, आपसे भविष्य में भी जुड़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। इट इज रियली अ वेरी वंडरफुल लेक्चर, very wonderful lecture. Thank you sir so much sir for giving your precious time to us. धन्यवाद श्वेता जी, धन्यवाद सभी को। मेरा जो है, अगर आप मुझसे मेरे और लेक्चर्स आप देखना चाहते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो लेक्चर्स हैं, आप अनुरागदीप ILI करके अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो कुछ वीडियो आपको मिलेंगे, आप उसको सुन सकते हैं और अपने कमेंट उस पर कर सकते हैं। मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा जो फोन नंबर है वो इजीली अवेलेबल है वेबसाइट पर, और अदरवाइज जो है मेल ID भी इजीली अवेलेबल है, और आप आसानी से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः सबको नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।